नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, देख सकते हैं कितना स्कोर आप इन 20 प्रश्न से कर पाते हैं। और आप इन 20 प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं और वो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत कमजोर है, यह एक रिक्त स्थान है। तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, ये एक प्रकार का क्या है? इसके लिए 4 विकल्पों को देखते हैं। 4 विकल्प होंगे। वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है या फिर डी है मिथक है। तो देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं पुरुषों की तुलना में कमजोर, ये एक प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब है जो पहले से चली आ रही है, एक धारणा कह सकते हैं हम इसको, जो पहले से ही चलती आ रही, जिसमें महिलाओं को पहले कमजोर माना जाता था और उसी धारणा के तहत यहाँ पर ये एक रूढ़िबद्ध धारणा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका यहाँ पर अच्छा है? तो भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? चलिए विकल्प देखते हैं। सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। बी है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। सी है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। और डी है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो देखिए, भोजन पकाने का जो सही तरीका होता है वो होता है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और उसके बाद फिर काटना चाहिए, क्योंकि सब्जियों के अंदर कई पोषक तत्व तो ऐसे होते हैं कि जब हम सब्जियों को काटने के बाद धोते हैं तो वो पानी में घुल जाते हैं। कई विटामिन ऐसे होते हैं, जैसे विटामिन बी और सी, जो कि जल में विलय होते हैं, है ना। तो जल में विलय विटामिन है, आप सब्जी को काट लिया और फिर उसको यदि आप धोते हैं तो फिर क्या होगा कि जो सब्जी काटने के बाद धोएंगे तो उसके जो विटामिन कटे हुए भाग से निकलेंगे और वो जल में घुल जाएंगे, और इस तरह सब्जी की जो पौष्टिकता है वो कमजोर हो जाती है, वो फीकी हो जाती है। तो इसलिए निश्चित रूप से हमें पहले सब्जियों को पहले धोना चाहिए और बाद में फिर उन्हें काटना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? अब जड़ का यहाँ पर कौन सा कार्य नहीं है? ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, डी है भोजन भंडारण संचित करना। तो देखिए, जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं होता है? तो देखिए, पौधे के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जड़ें जो होती है ह्यूमस भी उपलब्ध कराती है, पौधे को सहारा भी देती है, क्योंकि मजबूती से तो पौधे को जड़ ही खड़ा रखती है। और सी यहाँ पर जल और खनिज लवणों की बात करें तो जल और खनिज लवण तो मिट्टी से खींचकर पौधे को उपलब्ध कराती है। अब यहाँ पर ऑप्शन डी ही हमारे पास बचता है कि भोजन भंडारण संचित करना। तो देखिए, भोजन भंडारण संचित करना मतलब इकट्ठा करना। तो ये कार्य जड़ें पौधों के लिए नहीं करती है और हमारे लिए तो करती है, क्योंकि हमारे लिए कुछ जड़ें ऐसी होती है जिनमें भोजन या हमारा जो भोजन होता है वो जड़ के रूप में भी होता है। जैसे आप गाजर को ले लें, गाजर को हम खाने में प्रयोग करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए भोज्य पदार्थ हुआ, तो हमारे लिए तो वो संचित कर रही है पर पौधे के लिए नहीं कर रही है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं शकरकंद जो होता है वो भी इसी प्रकार का होता है। तो ऐसे कई पौधे की जड़ें होती हैं, मूली है ना। तो ऐसे हमारे लिए तो है पर पौधे के लिए नहीं है, वो हमें देखना था। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? तो यहाँ पर चींटी, मकड़ी, दीमक, ततैया या बर। तो यहाँ पर कौन से जीव की हम बात करें तो देखिए, दीमक जो होता है, मकड़ी को आपने देखा होगा, चींटी को भी देखा होगा, और ततैया बर जो होती है उसे भी आपने देखा होगा, जिसे हम टाँटी कहते हैं, है ना। तो ये सब जीव जो होते हैं ये झुंड में कॉलोनी बना करके रहना पसंद करते हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से किया जा सकता है वह कहलाती है? थ्रेसिंग, निष्पावन या फिर फसल की कटाई, और डी है हस्त चयन। तो देखिए किसान यहाँ पर क्या करना चाह रहा है, दानों को भूसे से अलग करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसे उपयोग करना होता है थ्रेसिंग का। तो थ्रेसिंग का मतलब होता है थ्रेसर, है ना। जैसे अपनी एक आम भाषा में कहें थ्रेसर, तो निश्चित हम जैसे अनाज को थ्रेसर में निकालते हैं तो वह उसे निकालने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसी को थ्रेसिंग नाम दे दिया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब एक मछली को पहले उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित है, मछली के द्वारा पीने योग्य नहीं है, खनिज रहित है, और डी है मछली के तैरने योग्य नहीं है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि खनिज रहित है, तो ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ पर उत्तर। अब देखिए खनिज रहित क्यों हो जाता है, क्योंकि जल को जब हम उबाल लेते हैं तो उसमें जो कुछ तत्व होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, वो एकदम शुद्ध जल बन जाता है। तो यहाँ पर उसमें कुछ खनिज तत्वों की कमी आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गोरैया, कछुआ या सांप। ये वे जहरीले होते हैं, बी है वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, सी है उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, और डी है वे अंडे देते हैं। तो यहाँ पर हमें इन सभी जानवरों में जो विशेषताएं होती है उन्हें पहचानना है। तो यहाँ पर कौन सी विशेषता इन जानवरों में होती है, तो यहाँ पर हम देखें छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप, ये सभी जो होते हैं ये अंडे देने वाले जीव होते हैं। तो ये सभी अंडे देते हैं। अब यदि हम बात करते हैं तो इसमें जैसे छिपकली है, सांप है, ये जहरीले जीव भी होते हैं, पर सभी को देखना है, हमें सभी के स्तर से क्वेश्चन को समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, बी है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, सी है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, डी है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणु को नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कम तापमान होता है उस पर रोगाणु जो है वो नष्ट तो नहीं पर निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, सॉरी मैंने बी को टिक कर दिया है, तो ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा उत्तर होगा इसमें, क्योंकि कम तापमान जो होता है जैसे फ्रिज हो, यहाँ पर रोगाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं और उस भोज्य पदार्थ को जो खराब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कम तापमान होने पर उनके द्वारा जो क्रिया की जाती है उसे दूसरे पदार्थों में बदलने की, उससे हानिकारक पदार्थों में बदलने की वो प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है, क्योंकि जो खराब करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो उच्च ताप पर बहुत शीघ्रता से काम करते हैं और निम्न ताप पर वो निष्क्रिय हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, है ना। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति रक्त स्थान होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो मानव के पेट में जो आमाशय की प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है? तो देखिए मानव के पेट के अंदर जो आमाशय रस होता है उसके अंदर एक अम्ल निकलता है जो होता है HCl, और उससे HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये उस आमाशय रस में मौजूद होता है। तो अब ये एक अम्ल है तो उस रस की प्रकृति भी कैसी हो जाती है? अम्लीय। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाता है, उस रस की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन ले, रेखा की मां के लिए रोजाना तालाब से लगाए गए पानी में फिट कर डालती है। अब लगाए गए नहीं, ये लाए गए थे। रेखा की मां जो है वो रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिट कर डालती है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है,
है ना। अब यहाँ पर उसकी माँ उसमें फिटकरी क्यों डालती है? क्योंकि हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, बी है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, सी है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, और डी है पानी को रंग रहित करने। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर हमारा बनेगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फिटकरी डालते हैं, तो फिटकरी डालने से क्या होता है कि उस फिटकरी के अंदर जो हल्के निलंबित अपद्रव्य होते हैं उनको अवसादित करने के लिए, मतलब जो उसमें मिट्टी के जो कण होते हैं जो गंदगी के रूप में उसमें मौजूद होते हैं, ऐसे कुछ अपद्रव्य, तो फिटकरी डालने से वो उसकी तली में बैठ जाते हैं, नीचे सब इकट्ठे हो जाते हैं और पानी ऊपर ऊपर का पानी जो होता है वो साफ हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, बी है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, और सी है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, और डी है हमारी उपापचय दर को बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। तो देखिए विटामिन जो होते हैं वो हमें हीनता जन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनकी थोड़ी सी मात्रा जो होती है वो हमें कुछ ऐसे हीनता जन्य रोगों से बचा लेती है। चलिए अब हीनता जन्य रोग क्या होते हैं? तो जैसे हम किसी पोषक तत्व की कमी के कारण जो रोग हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं उन्हें हम हीनता जन्य रोग कहते हैं। अगला है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो यहाँ पर हमें देखना है अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर या फिर ए के बनर्जिस, डी है सुंदरलाल बहुगुणा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन के प्रणेता थे और इन्हीं के नेतृत्व में इस आंदोलन को बल मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है रुका या इकट्ठा हुए? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर रुका हुआ है ना, जो रुका हुआ या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है, तो इसे रुकिया मत समझिएगा, मैंने भी इसे इस प्रकार से पढ़ लिया था, ये रुका हुआ है। चेचक, मलेरिया, पोलियो या फिर डी है निमोनिया। तो हम सभी जानते हैं कि जो रुका हुआ इकट्ठा पानी होता है उससे कौन सी बीमारी होती है? तो उससे होती है मलेरिया, ऑप्शन बी। क्योंकि जो रुका हुआ पानी होता है वहाँ पर मच्छर जो होते हैं वो अंडे देते हैं और उससे फिर मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, फैलते हैं और वो फिर खून चूसते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मलेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए खाद्य पदार्थ के किस लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो हमें लौह तत्व किसके अंदर होता है प्रचुर मात्रा में, उस खाद्य पदार्थों को पहचानना है। आंवला, पालक, आलू या फिर आंवला आलू टमाटर, बंद गोभी भिंडी गुड़, और डी है आंवला पालक गुड़। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए पालक जो होती है उसके अंदर भी होता है, साथ ही साथ जो गुड़ होता है उसके अंदर भी होता है और आंवले के अंदर भी होता है। तो यहाँ पर ये जो होगा हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? अब हमें यहाँ पर उस समुच्चय को पहचानना है जो मच्छरों से फैलने के कारण होते हैं। मलेरिया, HIV, एड्स, डेंगू। तो देखिए HIV एड्स जो है ये तो मच्छर से नहीं होता है, HIV एड्स इसके अंदर भी दिया है बी वाले में भी, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब सी है यहाँ पर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो ये हमारा उत्तर हो सकता है। पर डी वाले को देखते हैं, डी वाले में दिया है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। अब देखिए इसमें मलेरिया नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम तो ऑप्शन सी को ही चुनेंगे, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया वाले को, ऑप्शन सी ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16। अब थोड़ा सा ही फिर यहाँ पर बिजनेस प्रिंट हो गया है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम, जो क्वेश्चन है ये हमारा शुरू होता है इस शब्द से। देखिए अचार जो हम डालते हैं है ना, तो अचार जो हम डालते हैं या अचार बोलते हैं, तो अचार के जो जार होते हैं या बोतलों के अंदर, जैसे नींबू है, नींबू का हमने अचार डाला है, और इसी प्रकार से आंवले का, आम का। अब उनकी जो जार या बोतलें, बरनी जो भी होती है,
उनमें उसको भरने से पूर्व उसे सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सुखाया किसे जा रहा है ये आप समझिएगा। तो यहाँ पर जो बोतल है उसको सुखाया जा रहा है अचार भरने से पहले। अब अचार भरने से पहले उसको क्यों सुखाया जा रहा है? उसमें से धूल हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, या फिर उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई नमी है तो उसे दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से धूप में रखने से उसमें नमी को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मिजोरम। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक पारंपरिक कला का प्रकार है वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो एक पारंपरिक कला का प्रकार वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, या फिर डी है बिहार। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों को की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत, या फिर डी है उपरोक्त सभी प्रकार का। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी प्रकार का ही होना चाहिए, तभी ये समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, पूर्वानुमान। तो यहां पर कह सकते हैं जो कौशल नहीं है वो है निर्धारण, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों ये थे आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, और आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए किसी वीडियो के साथ।